वेलकम गाइस। आज टीसीपी के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं। देखिए, यूएससीपी में जो टैक्स कंप्लायंसेस एंड प्लानिंग है वो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। मतलब इसका कंटेंट कम है लेकिन काफी टेक्निकल है। तो आज के इस चैप्टर में हम बहुत ही यूनिक चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन होता है। कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन यानी जब एक कंपनी बनाई जाती है, तो जब कंपनी बनाई जाती है तो उसके अंदर क्या लगाया जाता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है। तो हमें टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं विच इज कॉल्ड सेक्शन 351, कि अगर एक कॉरपोरेशन का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है यानी कि शेयर होल्डर उसमें अपनी कैपिटल लगा रहे हैं तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो चलिए पहले प्रोविजन को पढ़ते हैं। सेक्शन 351, ट्रांसफर टू कॉरपोरेशन कंट्रोल बाई ट्रांसफरर रिक्वायर गेन और लॉस इफ, यहां पे नो गेन है ना। यानी आप ये समझिए कि अगर कोई शेयर होल्डर अपनी कोई प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन को ट्रांसफर करता है और बदले में उसको ऑनरशिप मिल जाती है, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने पर किसी भी प्रकार का गेन नहीं लगाया जाएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से ये एक कंपनी है, इसका नाम है ABC, ठीक है, और एक शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर इसके पास एक एसेट है, लेट से $10,000 की, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 25,000 की। तो आप कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर ये शेयर होल्डर इस 10,000 की प्रॉपर्टी को 25,000 में सोल्ड करता तो इसको 15,000 के ऊपर कैपिटल गेन देना पड़ता। जी सर। लेकिन क्योंकि यहां पर बोला है कि अगर ये शेयर होल्डर ये असेट एक कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दे और बदले में उस कॉरपोरेशन के द्वारा इनको शेयर्स दे दिए जाएं, यानी कि अगर वो इसका ऑनर बन जाए तो किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये बेसिक प्रोविजन है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें। तो प्रोविजन क्या बोलता है? सेक्शन 351, ट्रांसफर टू कॉरपोरेशन कंट्रोल बाय द ट्रांसफर। यानी पूरा का पूरा मामला इस बात के ऊपर है कि क्या वो शेयर होल्डर इस कॉरपोरेशन को कंट्रोल करता है, और यहां पर कंट्रोल स्टैब्लिश होगा यानी कि अगर 80% शेयर उस कंपनी के सारे शेयर नहीं, एटलीस्ट 80% शेयर उस शेयर होल्डर को मिलती हो। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यानी ये जो आपने एग्जाम्पल दिया ABC की, ये इस कंपनी में ए अगर शेयर होल्डर बनता है तो ए के पास कम से कम 80% क्या होने चाहिए? शेयर्स होने चाहिए। तब जाकर इसको कंट्रोल माना जाएगा, कंट्रोल ऑनरशिप मानी जाएगी, और तभी ए के द्वारा ABC को ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर उसकी बुक वैल्यू 10,000 है और फेयर मार्केट वैल्यू 15,000 और 25,000 है, तो 15,000 के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कंट्रोल हो रहा है। लेकिन सर अगर 80% की जगह 75% होता तो, अगर 80% की जगह 75% होता तो फिर टैक्सेबल इवेंट आ जाता। तो सेक्शन 351 इस बात के ऊपर फोकस करता है। अब लाइन पढ़िए। सेक्शन 351, ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड बाय द ट्रांसफरर रिक्वायर दैट नो गेन और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब यहां पर हमने समझना है कि सर हम क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में आपके पास कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई कार हो सकती है, कैश हो सकती है। तो अगर हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी पर होने वाला गेन एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 351, अगर वो कॉर्पोरेशन उसी शेयर होल्डर को एटलीस्ट 80% शेयर क्या कर देती है? ट्रांसफर कर देती है। सच पर्सन और पर्संस कंट्रोल द कॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब सर यहां पर एक और छोटी बात है, हमें प्रोविजन को समझना है। पर्संस एस, यानी सर अगर ए और बी दो शेयर होल्डर हों
तो दोनों के पास मिलाकर कम से कम 80% शेयर होना है। मतलब इन कॉर्पोरेशन अगर एक से ज्यादा शेयर होल्डर भी करते हैं और उनके पास अगर उस कॉर्पोरेशन के 80% के शेयर होल्डर है, तो इस प्रकार के ट्रांसफर पर लगने वाले गेन के ऊपर टैक्स नहीं देना हो। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। सोली इन एक्सचेंज फॉर स्टॉक। अब यहां पर एक और वर्ड आ रहा है, सोली इन एक्सचेंज फॉर स्टॉक। अगर कोई बूट रिसीव किया जाता है, अब इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान के चलो ये एक एबीसी थी, है ना, ये उसका शेयर होल्डर था ए, उसके पास एक बुक वैल्यू थी $10,000 की एसेट थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 25,000 थी। अब वो एबीसी का शेयर बन रहा है और अपनी एसेट को दे रहा है और बदले में शेयर मिल रहा है। लेकिन अगर शेयर के अलावा कुछ और मिल जाए जिसको हम बोलते हैं बूट, बूट क्या हो सकता है सर? कैश हो सकता है, अदर प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अभी एक 10,000 की बुक वैल्यू की एसेट जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 25,000 है, अगर इस कॉर्पोरेशन के द्वारा एबीसी को दी जा रही है और एबीसी केवल शेयर दे, ओनली शेयर, तो नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कैश भी दे दे, मतलब आप सोचिए कि एबीसी ने इनको 2,000 कैश भी दे दिया और मान के चलो अपने शेयर्स भी दे दिए, एबीसी ने अपने शेयर दिए इनको, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेट से हम 22,000 रहते हैं। तो सर प्रोविजन क्या बनेगा, यही समझना में कि एबीसी ने 2,000 कैश भी दिया और $22,000 के शेयर दिए और बदले में हमारे पास से एक बुक वैल्यू 10,000 की एसेट ट्रांसफर हुई है। तो समझिए यहां पे क्या होगा कि हमको अमाउंट क्या मिला सर? एक तो कैश मिला, वो कितने का मिला? 2,000, और शेयर्स कितने के मिले? शेयर्स हमने 20,000 के, तो टोटल मिला 20। टोटल रिसिप्ट, बदले में हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? उसकी बुक वैल्यू थी 10,000। आप देख लीजिए 10,000 ही लिखी थी ना मैंने, 10,000 जी। तो कैश आया 2,000 और शेयर्स आए 20,000 और बदले में बुक वैल्यू गई 10,000। इसका मतलब कैपिटल गेन कितना हो गया सर? 10 गया 22 आया, मतलब कैपिटल गेन हो गया 12,000। तो यहां पर एक रूल है, वो रूल ये बोलता है, इस गेन को हम बोलते हैं रियलाइज्ड गेन। क्या बोलते हैं? रियलाइज गेन। यानी कि रियलाइज गेन आपका 12,000 है, लेकिन एज पर दी सेक्शन 351 रियलाइज गेन और बूट रिसीव विच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल। तो सर यहां पर रियलाइज गेन 12,000 है और बूट कितना है? बूट यानी जो कैश मिले, दोनों में से जो कम है, दोनों में से जो कम है, यानी 2,000 के ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा? तो सर जरा नटशेल में सेक्शन 351 क्या बोलता है कि अगर एक कॉर्पोरेशन का कोई शेयर होल्डर अपनी कोई प्रॉपर्टी उस कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करता है, तो अगर उस कॉर्पोरेशन के द्वारा केवल और केवल शेयर्स दिए जाते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई टैक्सेबल इवेंट नहीं होता, उस शेयर होल्डर के द्वारा ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर उस कॉर्पोरेशन के द्वारा कोई और भी चीज दी जाती है, शेयर्स के अलावा बूट दिया जाता है, यानी कि यहां पर हमने बूट यानी कैश, अभी समझिए, तो कैश दिया है और शेयर्स दिए, तो 2 + 20 होता है 22,000 और बदले में हमें क्या मिल रही है? एक बुक वैल्यू 10 की प्रॉपर्टी मिल रही है। तो जो शेयर होल्डर है उसको 22 मिल रहा है, उसकी जेब से जा रहा है 10,000, तो 12,000 गेन हो गया। लेकिन प्रोविजन क्या है? रियलाइज गेन और बूट रिसीव विच एवर इज लोअर। तो विच एवर इज लोअर यानी 2,000 के ऊपर क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 351। दैट्स व्हाई टीसीपी इज क्वाइट टेक्निकल। यहां मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देकर सारी चीजों को समझाऊंगा एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने प्रोविजन को पढ़ना है। सोली इन द एक्सचेंज फॉर द स्टॉक, इफ द शेयर होल्डर रिसीव बूट
मनी और अदर प्रॉपर्टी को भी समझ लेते हैं। इन एक्सचेंज ओनली द पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सचेंज फॉर स्टॉक क्वालिफाई फॉर डेफरल ऑफ गेन। इसका मतलब सर बूट का मतलब कैश हो सकता है, और अदर प्रॉपर्टी का मतलब भी समझा दीजिए। मतलब आप सोचो, ये कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी बना लेते हैं, ये भाई साहब शेयर होल्डर है, ये अपने कोई लैंड जो है वो दे रहे हैं, है ना, इसको दे रहे हैं, इस कंपनी को ABC। कंपनी इनको अकेले शेयर्स दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदर प्रॉपर्टी, मान के चलो कंपनी ने अपनी कार भी दे दी, एक शेयर के साथ में कार दी थी, तो ये कार भी क्या है, ये कार भी बूट है। इस कार को भी हम क्या बोलेंगे, बूट। तो सर कार की क्या निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। तो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू लेट्स से 20,000 थी पहले से, और कार की फेयर मार्केट वैल्यू लेट्स से 5,000 थी, और यहां पर जो लैंड था, लैंड, उसकी बुक वैल्यू हम ले लेते हैं 14,000। तो बताइए गेन कितना हुआ। सर शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू 20,000, कार की फेयर मार्केट वैल्यू 5,000, 20 + 5 25, और बुक वैल्यू कितनी थी लैंड की 14। तो 11,000 का क्या हुआ, गेन हुआ। लेकिन ये गेन टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि क्या बोला गया, गेन और बूट यानी कार की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो 11,000 और 5,000 में लोअर क्या है, तो ये जो 5,000 है यही हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो सोली इन एक्सचेंज नो टैक्स, बूट में कैश भी आता है और अदर प्रॉपर्टी भी आती है। चलिए आगे प्रोविजन को और पढ़ते हैं। अब जैसे वही एग्जांपल है, ए टैक्सपेयर ट्रांसफर एसेट टू द कॉर्पोरेशन इन सेक्शन 351, द एसेट हैज अ बेसिस ऑफ 25,000। ध्यान रखिए बुक वैल्यू को, यहां पर एक नया वर्ड बोल रहे हैं, बेसिस। आने वाले समय में हम पढ़ेंगे, बुक वैल्यू को बोलते हैं बेसिस। तो जो टैक्सपेयर के पास बेसिस थी वो थी 25,000। द टैक्सपेयर रिसीव 5,000 इन कैश एंड स्टॉक वर्थ 35। तो सर 35 ये मिला, और कैश कितना मिला 5,000, मिला के कितना मिला 40,000, और एसेट का बेसिस था 25, तो 25 यहां से माइनस करो, तो गेन कितना आ गया, गेन आ गया आपका 15,000। ठीक है सर, ये गेन आ गया आपका 15,000। तो गेन नहीं, गेन और बूट विच एवर इज लोअर। तो यहां लिखा है टैक्सपेयर हैज ए रियलाइज गेन ऑफ 15,000, लेकिन देखिए हमें तो 5,000 को ही क्या करना पड़ेगा, बूट को ही क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल था अंडर सेक्शन 351, अगर कोई प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। आगे बढ़े, कंट्रोल इज ऑनरशिप ऑफ 80% और मोर। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर हमें कंट्रोल 80% से कम मिलता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि हम ये कहें कि ये ABC ये अपने शेयर देती है लेट से 45,000 के, ठीक है, और ये शेयर होल्डर के पास एक बेसिस है 20,000 का। तो अगर मान के चलो कंट्रोल 80% से कम हो तो 45 की चीज आ रही है और बेसिस कितने का जा रहा है 20,000 का। इसका मतलब यहां पर 25,000 के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो एग्जम्प्ट नहीं होगा। इफ द ट्रांसफरर फेल द 80%, द एक्सचेंज इज टैक्सेबल। तो सेक्शन 351 इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ट्रांजैक्शन इज होली ऑन शेयर्स। मतलब जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सक्लूसिवली शेयर्स के बीच में हो रहा है, और उस शेयर होल्डर के पास उस कंपनी का एटलीस्ट 80% आ रहा है। अगर 80% से कम आता है तो सेक्शन 351 एप्लीकेबल नहीं होगा, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चों के लिए टफ हो सकता है, इसीलिए जैसे यहां पर हम कोड वर्ड यूज कर रहे हैं टैक्सेबल, रियलाइज गेन, इसके लिए आपको बेसिक क्लासेस भी देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक एक्सचेंज फॉर सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड टुवर्ड्स 80%। अब ये क्या बला है, समझिए।
ABC, वही मेरी कंपनी, ये है ए नाम का शेयर होल्डर है, ये कंपनी के पहले 60% शेयर खरीद रहे हैं, 60% शेयर मिल रहे हैं, उसके लिए ये अपनी एक प्रॉपर्टी दे रहा है, और 20% के लिए मान के चलो ये ACP है और बोल रहा है कि ABC हम आपका क्या करेंगे, एक इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करेंगे, हम आपका इंटरनल ऑडिट कर देंगे। तो ऑडिट के लिए वो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है ना, ऑडिट के लिए क्या दे रहा है, 20% के लिए सर्विस दे रहा है सर। तो यहां पर एक प्रोविजन क्या है कि सर्विस को 80% में काउंट नहीं करेंगे, मतलब सर्विस के बदले में अगर कोई शेयर्स मिलते हैं तो वो कंट्रोल में कंसीडर नहीं किए जाते। यहां लिखा है ए न्यू कॉर्पोरेशन टेक स्टार्ट इज बीइंग फॉर्म बाय 2 पीपल, कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 सॉरी 1 लाख लिखा है, इन्वेस्टर इन्हें 1 लाख लिखा है, उसको 10% मिल रहा है, लेकिन पर्सन बी जो है उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और 90% शेयर ले रहा है। तो क्या सर वो 80% का क्राइटेरिया हो गया? नहीं हुआ बेटा, क्योंकि सर्विस में जो भी ट्रांसफर करेंगे, मतलब अगर कोई शेयर होल्डर सर्विस दे रहा है तो उसको 80% के क्राइटेरिया के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाता। इसका मतलब यहां पर जो 90% के लिए सर्विस देने के बदले में जो शेयर्स मिले हैं उसके ऊपर हमें क्या करना होगा, टैक्स देना, वो टैक्सेबल इवेंट हो जाएगा। 80% का क्राइटेरिया नहीं हो तो इसको भी सर्विस पर टैक्स देना पड़ेगा, और इसको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के कारण गेन हो रहा है उसके ऊपर भी ए और बी को दोनों को टैक्स देना होगा। तो सर्विस को 80% में कंसीडर नहीं किया जाता। यह बात भी समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल से। हाँ, ये एग्जाम्पल काफी अच्छा है। डोना एक्सचेंज ए प्रॉपर्टी। अब डोना है वो एक प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहा है, उसके पास बेसिस है 18,000 का, ठीक है, और उसकी मार्केट वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू 35,000। उसको 70 शेयर मिले। कितने मिले? 70 शेयर, है ना। और एक और पर्सन है 70 शेयर, उसका क्या नाम है, इवेनली जी है। तो इवेनली जो है वो लीगल सर्विस दे रहा है, उसको 30 शेयर, मतलब इसको 70%, 100 में से न्यूली फॉर्म कॉर्पोरेटेड है तो इसको 70%, इसको 30%। तो ध्यान रखिए वहां पर वो एक लीगल सर्विस दे रहा है, ये वाली 30% की। तो जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस को हम 80% के क्राइटेरिया के लिए कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब सर ये हुआ कि डोना को भी गेन हो जाएगा। 18,000 का बेसिस था, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 35। तो 35 और 18 का डिफरेंस कितना होता है? 17। तो 17 के ऊपर किसको टैक्स देना होगा सर? 17 के ऊपर डोना को टैक्स देना होगा, ठीक है सर। 35 माइनस 18, और जो इवनली था उसने 15,000 की सर्विसेज दी, लिखा ना, लीगल सर्विस 15,000, उसको 30,000 सॉरी 30 शेयर मिले। तो इवनली को जो है उस 15,000 के ऊपर क्या देना पड़ेगा, यहां लिखा है 15,000 के ऊपर वो देगा और 17,000 के ऊपर क्या। तो सर्विस के बदले में कोई शेयर मिलते हैं तो वो 80% के क्राइटेरिया के लिए कंसीडर नहीं किए जाते। अब एक आता है होल्डिंग पीरियड। आप सोचो ये ABC है जी सर, ये शेयर होल्डर है, इसके पास एक बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग उसने 2012 में खरीदी थी। कब खरीदी थी? मेरे एग्जाम्पल्स आपके हमेशा काम आएंगे। अब वो ये बिल्डिंग उठा के ABC को दे देता है, तो ABC को देता है लेट्स से 2025 में। प्रोविजन बोलता है कि अगर अंडर सेक्शन 351 कोई ट्रांजैक्शन होता है तो होल्डिंग पीरियड जिस डेट पर शेयर होल्डर के पास वो प्रॉपर्टी थी वहीं से कंसीडर करेंगे। यानी सर इस प्रॉपर्टी को तो ऑलमोस्ट 13 ईयर होल्ड किया गया, तो सर होल्डिंग पीरियड में पुराना पीरियड भी कंसीडर किया जाता है। और होल्डिंग पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम ये पता कर सके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को इसके द्वारा होल्ड किया गया है। अब वो प्रॉपर्टी कंपनी की बन गई तो कंपनी उस शेयर होल्डर के पीरियड को भी कंसीडर करेगी। तो प्रॉपर्टी मोर देन 1 ईयर है तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। द होल्डिंग पीरियड
is generally tagged. The holding period of the property exchange for stock is added to the holding period of the stock. तो ये सारी चीजें अपने को कंसीडर करना है कि इसको हम क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म। तो इसका मतलब सर एक और बात समझा दें, ये एबीसी कंपनी है, ये भाई साहब शेयर होल्डर हैं, इनके पास 2012 से थे, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, बदले में इनके पास क्या आ गए, शेयर्स आ गए। तो ये शेयर भी तो एक कैपिटल एसेट है इस शेयर होल्डर के लिए, इस व्यक्ति के लिए शेयर्स क्या है, कैपिटल एसेट है। तो ये भी कैपिटल एसेट्स को, इस शेयर्स को भी क्या माना जाएगा, LTC जी क्या माना जाएगा, शेयर्स को भी क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो ये प्रोविजन प्रॉपर्टी के पीरियड को शेयर होल्डिंग के पीरियड में भी कंसीडर करना है। जैसे यहां पे लिखा है, मारिया ओन्स ए लैंड दैट शी बॉट 5 years ago, ए लॉन्ग टर्म कैपिटल, एडजस्टेड बेसिस ऑफ लैंड इज 50,000, फेयर मार्केट वैल्यू 120। तो होल्डिंग पीरियड यहां पर कितना कंसीडर किया जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी के होल्डिंग पीरियड को शेयर्स के होल्डिंग पीरियड में भी क्या कर दिया जाता है, कंसीडर कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द बेसिस इज ऑल्सो कॉर्पोरेशन इनिशियल बेसिस इन दी प्रॉपर्टी। अब सोचिए, ये एक बिल्डिंग थी, ये किसकी थी, शेयर होल्डर की थी। अब शेयर होल्डर से ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, एबीसी की हो गई ना जी सर। तो अब एबीसी क्या करेगी इसके ऊपर, सर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी। तो एबीसी के पास जो भी बुक वैल्यू थी, एबीसी के पास, सॉरी जो शेयर होल्डर के पास जो बुक वैल्यू थी, वही एबीसी के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल बेसिस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी अब कंपनी की बन गई है, कंपनी उसके ऊपर क्या करने वाली है, डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाली है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 350। ये इसका बेसिक था, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट सिमुलेशन इसके ऊपर बन सकते हैं।